आओ, आकर अपने बच्चे को तो देखो। आखिरकार अब तुम मुझसे मिल सकते हो। नर्स ने खुशी-खुशी इतना ही कहा था कि तभी मेरे पिता अचानक गरज पड़े। चेन मोलिंग, वहीं रुक जाओ। मुझे सच-सच बताओ, ये बच्चा आखिर किसका है? इसका चेहरा किसी फ्लेम किंग जैसा क्यों लग रहा है? मेरी माँ घबराकर हाथ हिलाने लगी। अरे सुनो, शांत हो जाओ और आराम से बात करते हैं। मुझे भी सच में नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। और जैसा कि शायद तुम समझ ही गए हो, जिस बच्चे को लेकर दोनों झगड़ रहे थे, वो मैं ही था। मेरे माता-पिता अपने यूनिवर्सिटी दिनों में काफी मशहूर थे। एक कैंपस ब्यूटी मानी जाती थी, जबकि दूसरे पूरे कैंपस के हार्ट थ्रॉब थे। अब लॉजिक के हिसाब से उनका बेटा लंबा, स्मार्ट और बेहद चार्मिंग होना चाहिए था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा निकला और मेरा चेहरा इतना डरावना था कि किसी क्राइम मूवी के विलन जैसा लगता था। और इसकी वजह सिर्फ एक थी, मैंने मसल मैन सिस्टम अवेकन कर लिया था। सिस्टम का नियम बेहद सीधा था, मिशन पूरा करो, रिवॉर्ड पाओ। शुरुआत में जब भी सिस्टम रिवॉर्ड देता था, मैं खुशी से झूम उठता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी खुशी गायब हो गई, क्योंकि हर एक रिवॉर्ड का नतीजा सिर्फ एक ही होता था, मेरी मसल्स और बढ़ जाती थी। नतीजा ये हुआ कि ऊपर से देखने पर मैं बस थोड़ा बड़ा इंसान लगता था, लेकिन मेरी मसल्स की एक्चुअल डेंसिटी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि कभी-कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता था। लड़ाई की बात तो और भी मजेदार थी। मुझे किसी को पंच मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस पास की किसी दीवार पर मुट्ठी दे मारो और सामने खड़े लोगों की आधी जान डर के मारे निकल जाए। लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं थे। मेरा एक भी दोस्त नहीं था। लोग मुझे देखते ही फुसफुसाने लगते, यार ये बंदा तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। और गर्लफ्रेंड, उसकी तो बात ही मत पूछो। लड़कियां मुझे ऐसे अवॉइड करती थीं जैसे मैं कोई डीमन किंग हूं जो उन्हें अगवा करके ले जाएगा। और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा था। सबवे पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन मेरे आसपास का इलाका अजीब तरह से खाली पड़ा था। वजह बिल्कुल साफ थी, मैं वहां खड़ा था। कोई भी मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 2 मीटर लंबा शरीर, सबसे बड़े साइज की शर्ट को फाड़ देने को तैयार मसल्स और बाइसेप्स जो ज्यादातर लड़कियों की कमर से भी मोटे थे। ऊपर से मेरा जन्मजात डरावना चेहरा। मैं अगर किसी को बस हल्की नजर से भी देख लेता तो सामने वाला कांपने लगता। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरी उम्र अभी अभी 18 साल हुई थी। दिल से मैं अब भी एक साधारण लड़का ही था। तभी ट्रेन में बैठी एक प्यारी सी छोटी बच्ची ने मुझे कई बार उत्सुकता से देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया और फुसफुसाकर बोली, अरे भगवान, तुमने उसकी तरफ देखने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो अंकल तुम्हें एक ही निवाले में खा जाएगा? ये सुनकर मैं बस कड़वी मुस्कान ही दे पाया। दिल में बेबसी थी, मगर कुछ बोला नहीं। आखिर ऐसे ताने सुनते सुनते मेरे कान लगभग सुन्न हो चुके थे। मैं किसे दोष देता? सच कहूं तो मैं दिखता ही ऐसा था। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी तो पाया कि मेरे ऑनलाइन दोस्त सिसी प्रिंस का मैसेज आया था। मेंग नान, आज यूनिवर्सिटी कितने बजे पहुंच रहे हो? मैं अभी सबवे लाइन 2 में हूँ, बस 5 स्टेशन और बचे हैं। क्या लाइन 2 और सिर्फ 5 स्टेशन? मैसेज पढ़कर मैं उलझ गया। ये वही दोस्त था जिससे मेरी मुलाकात कई साल पहले गेम खेलते समय हुई थी। हम दोनों ही बेहद खराब प्लेयर थे, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं था। अनगिनत मैचेस के बाद भी जब कोई विनर नहीं निकला तो पता ही नहीं चला कि कब हम दोस्त बन गए। पिछले 5 सालों में वो मेरा सबसे करीबी और सच कहूं तो इकलौता दोस्त बन चुका था। सबसे मजेदार बात ये थी कि हमने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, न फोटो एक्सचेंज की थी, न कभी मिले थे। लेकिन चूंकि हम दोनों लड़के थे और हमारी काफी बनती थी, इसलिए मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। जहां तक सिसी प्रिंस निकनेम की बात थी, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उसकी बात करने की स्टाइल मुझे जरूरत से ज्यादा फेमिनिन लगती थी। मैं अभी ये पूछने ही वाला था कि वो इतना हैरान क्यों हो रहा है, तभी सिस्टम की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। होस्ट, कृपया ध्यान दें, कार्रीज नंबर 3 में एक युवती कुछ परवर्टेड 2 पाई ऑफेंडर्स का निशाना बनने वाली है। तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें रोकिए। मिशन रिवॉर्ड 10,000 रोंगबो कॉइन्स। ये सुनते ही मेरी आंखें लगभग नम हो गईं। पूरे 10 साल बाद सिस्टम ने पहली बार मसल्स के अलावा कोई और रिवॉर्ड दिया था, और वो भी सीधा कैश। मैं एक पल भी नहीं रुका और उत्साह में तुरंत कार्रीज नंबर 3 की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बांटती चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी किसी जहाज के लिए रास्ता छोड़ देता है। कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर कैरेज नंबर 3 में चैन मोलिन अपने फोन को देख रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मसल मैन आज उसी सबवे में सफर कर रहा होगा। अगर बाद में यूनिवर्सिटी गेट पर अचानक उनकी मुलाकात हो गई तो? नहीं नहीं, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। पिछले 5 सालों की यादें
उसके मन में घूमने लगी। ऑनलाइन दुनिया में मसल मैन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। भले ही वे कभी मिले नहीं थे, लेकिन मुश्किल वक्त में उसने उसका कई बार साथ दिया था। खासकर हाई स्कूल के उस तनाव भरे दौर में, जब पढ़ाई का दबाव उसे तोड़ने लगा था। अगर मसल मैन लगातार उसे मोटिवेट न करता, उसे डांटते समझाते हुए आगे न बढ़ाता, तो शायद वह निंगबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। बहुत जल्द मसल मैन उसका जूनियर बनने वाला था। बस ये सोचकर ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया, लिटिल जूनियर, जल्दी कैंपस पहुंचो। यहाँ आने के बाद तुम्हारी सीनियर तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन सेंड बटन दबाने से ठीक पहले उसे अपने आसपास एक बेहद घिनौनी मौजूदगी महसूस हुई। आंखों के कोने से उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसकी नजरें बेहद गंदी थीं और वो लगातार उसके पैरों की तरफ घूर रहा था। शुरुआत में चैन मोलिन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी का फोन लगातार उसकी जांघों की दिशा में तना हुआ था। उसी पल उसकी इंस्टिंक्ट्स ने खतरे की घंटी बजा दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो आदमी चोरी छिपे उसकी वीडियो बना रहा था, और एंगल भी बिल्कुल गलत था। दुर्भाग्य से चैन मोलिन ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इतने बेशर्म इंसान से कैसे निपटा जाए। उधर वो परवर्ट भी शायद समझ गया था कि उसकी हरकत पकड़ ली गई है, लेकिन घबराने के बजाय उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान फैल गई और वो एक कदम और करीब आ गया। अगले ही पल उसने अपना कैमरा और भी निजी जगह की तरफ घुमाने की कोशिश की। तभी अचानक उसके पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज गूंज उठी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़कियों की चोरी छिपे वीडियो बनाता है? बूढ़े, इतनी उम्र जीकर आखिर जानवर ही बनना था। ये सुनते ही उस परवट का चेहरा बदल गया। बिजली जैसी तेजी से उसने फोन लॉक किया और जेब में ठूंस लिया। उसकी हरकतें इतनी अभ्यास वाली थीं कि साफ पता चल रहा था कि ये उसका पहला अपराध नहीं था। बिना पीछे मुड़े ही वो बहस करने लगा, अगर सबूत नहीं है तो झूठा इल्जाम मत लगाओ। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। आखिर ऐसे मामलों को संभालने का उसे काफी एक्सपीरियंस था। अगर कोई उसका फोन चेक करने की मांग भी करता, तो उसके पास जेब में छिपा दूसरा फोन मौजूद था। वो हमेशा की तरह वही पुरानी चाल चलने वाला था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि अगले ही सेकंड उसकी दुनिया उलट गई। अचानक उसका शरीर हवा में उड़ गया। मैंने उसे मुर्गे की तरह गर्दन से पकड़कर आसानी से उठा लिया। उसी समय ट्रेन स्टेशन पर रुक गई और बिना एक पल गनवाए मैंने उसे सीधे कैरेज से बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। धड़ाम! वो जमीन पर बुरी तरह गिरा और दर्द से तड़पने लगा। पहले तो वो उठकर मुझे गालियां देने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसकी सारी हिम्मत हवा हो गई। ऐसा लगा जैसे वो सांस लेना ही भूल गया हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों में खालिस दहशत भर गई। आखिर उसके सामने खड़ा इंसान 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, चेहरे पर खतरनाक भाव थे और पूरा का पूरा चलता फिरता नाइटमेयर लग रहा था। अगले ही पल वो इंस्टिंक्टिवली दया की भीख मांगने लगा। वो सचमुच डर गया था। उसे लगा कि शायद कोई असैसिन उसे किसी और समझकर मारने आया है। फिर अचानक उसका शरीर झटका खाकर ढीला पड़ गया और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। पूरा प्लेटफॉर्म एकदम शांत हो गया। हर यात्री मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर पहली बार देखा हो। तभी मेरे पीछे से मच्छर जैसी धीमी आवाज आई, धन्यवाद। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं अभी उस परवर्ट से निपटकर वापस जाने ही वाला था कि अचानक 2 सबवे सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरी बॉडी पर पड़ी, दोनों के चेहरे सख्त होने के बजाय जम गए। उनका पहला ख्याल यही था कि शायद मैंने उस अधेड़ आदमी को परेशान किया होगा। फिर भी साफ दिख रहा था कि वो मुझे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि तभी एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कृपया गलत मत समझिए, वो आदमी सबवे में मेरी चोरी छिपे वीडियो बना रहा था। इस जेंटलमैन ने मेरी मदद की है। उसी ने उस आदमी को बाहर फेंका था। ये चैन मोलिन थी। कई सेकंड तक हिचकिचाने के बाद आखिर उसने हिम्मत जुटाई और मेरे सामने खड़ी हो गई। एक ऐसे इंसान के सामने जो दूसरों की नजर में किसी मानव रूपी दानव भालू से कम नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, वो मेरे लिए आसपास के लोगों की शक भरी नजरों का सामना कर रही थी। ये एहसास मेरे लिए बेहद अजीब था। जिंदगी में पहली बार कोई मेरे सामने खड़ा होकर मेरी रक्षा कर रहा था। जब चेन मोलिन सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरी घटना समझा रही थी, तब मैं चुपचाप मुड़ा और वहां से निकल गया। जब तक उसे होश आया, मैं काफी दूर जा चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे धन्यवाद कहने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन वो विशालकाय भालू जैसा आदमी उसके मौका मिलने से पहले ही गायब हो चुका था। आखिरकार मैं निंगबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वहां अनगिनत सीनियर स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे थे। हमेशा की तरह सबसे ज्यादा अटेंशन हैंडसम लड़कों और खूबसूरत लड़कियों को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि गेट पर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उन्होंने सबकी नजरों का पीछा करते हुए मेरी तरफ देखा,
तो दोनों अनायास कांप उठे। एक गार्ड ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, और क्या करेंगे? इक्विपमेंट उठाओ। मेरे डरावने अपीयरेंस के दबाव में दोनों गार्ड्स खुद को संभालते हुए मेरी तरफ बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, ये यूनिवर्सिटी है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा और तुरंत नोटिस किया कि भले ही उनके चेहरे सख्त दिख रहे थे, लेकिन उनके पैर लगातार कांप रहे थे। मैं बेबस होकर सिर हिलाने लगा। अब तक ऐसी गलतफहमियां मेरी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। एक गार्ड ने तो सीधा कह दिया, तुम किसी खतरनाक फ्यूजिटिव जैसे दिखते हो। अगर तुम्हारे जैसे किसी को कैंपस में घुसने दिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर मैंने बहस करने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने सीधे अपना एडमिशन लेटर निकालकर उनके सामने रख दिया। दोनों गार्ड्स उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अब उन्हें मजबूरन मानना पड़ा कि उनके सामने खड़ा ये डरावना मसल जायंट वास्तव में सिर्फ 18 साल का फ्रेशमैन था और निंगबे यूनिवर्सिटी का नया स्टूडेंट था। माफी मांगने के बाद आखिर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। लेकिन मैं अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी मुझे अचानक एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद आई। फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन ऑफिस आखिर था कहाँ? मैं पीछे मुड़कर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से पूछने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे उनकी तरफ देखते हुए पाया, दोनों बिजली की गति से गार्ड रूम के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद करके बैठ गए। तभी पीछे से एक खूबसूरत आकृति दौड़ती हुई आई। सेम आई। हल्का सा हांफते हुए उसने कहा, तुम इतना तेज क्यों चलते हो? तुम्हें पकड़ने में मेरी जान निकल गई। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े एडमिशन लेटर पर पड़ गई। कुछ पल रुकने के बाद उसने औपचारिक अंदाज में कहा, पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम चेन मोलिन है। मैं निंगबे यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। आज सबवे में मेरी मदद करने के लिए फिर से धन्यवाद। वैसे भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। उसका नाम सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। लेकिन मैंने ये बात अपने मन में ही रखी और उसकी मदद स्वीकार कर ली। रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ चलते हुए मुझे काफी हैरानी हो रही थी। आमतौर पर लोग मुझे एक बार देखने के बाद जिंदगी भर दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन ये लड़की मुझसे जरा भी नहीं डर रही थी। रास्ते में कई स्टूडेंट्स ने चैन मोलिन को पहचान लिया। कुछ लोग उसे हेलो कहने के लिए आगे भी बढ़े, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके बगल में चलते विशालकाय भालू जैसे आदमी पर पड़ी, वे तुरंत दिशा बदलकर दूसरी तरफ भाग गए। आखिर वो साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही तो थे। रोज रोज कोई मेरे जैसा नेचुरल हॉरर ऑरा लेकर घूमने वाला इंसान थोड़ी मिलता था। आखिरकार हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गए। चेन मोलिन ने एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर चले जाओ, टीचर्स बाकी सब संभाल लेंगे। मैंने सिर हिलाया। तभी उसने गंभीर होकर कहा, सच में धन्यवाद। अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करते तो कुछ दिनों बाद शायद मेरी शर्मनाक वीडियोस इंटरनेट पर फैल जाती। खतरा टल जाने के बावजूद जब भी वो उस घटना को याद करती, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसने ऐसी कई कहानियां सुन रखी थीं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए थे तो कुछ को शहर तक छोड़ना पड़ा था। तभी उसे जैसे कुछ याद आया। उसने अचानक कहा, लूरान, क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारा फोन ले सकती हूँ? रास्ते में बातचीत के दौरान वो मेरा नाम जान चुकी थी। मैंने ज्यादा सोचे बिना फोन उसे दे दिया। उसने उसमें एक नंबर सेव किया और वापस लौटाते हुए बोली, ये मेरा फोन नंबर है, यही मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी है। यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर कोई भी परेशानी हो तो कभी भी मुझसे पूछ लेना। मैंने ऊपर से तो सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन अंदर से इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मुझे हमेशा से दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं था। कुछ देर बाद मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर चला गया, जबकि चैन मोलिन वहीं खड़ी अपनी खूबसूरत आंखें झपका रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। काफी समय हो गया था जब किसी लड़के ने उसे इतनी बुरी तरह इग्नोर किया हो। ये विशालकाय भालू वाकई अलग था। सिर हिलाकर उसने अपने विचार झटके और गर्ल्स डॉर्मेट्री की तरफ लौट गई। उधर मैं एनरोलमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने और अपना सामान शिफ्ट करने के बाद आखिरकार अपने डबल डॉर्म रूम में पहुंच गया। चूंकि मैं दूसरा स्टूडेंट था जो वहां पहुंचा था, इसलिए मेरा रूममेट पहले से मौजूद था। लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वो सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैसेज सिसी प्रिंस का था। मसल मैन, तुम्हें क्या लगता है, क्या बहुत ज्यादा मस्कुलर लड़कों को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता? मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर मस्कुलर लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं है तो क्या उन्हें लड़के पसंद होते हैं? उधर गर्ल्स डॉर्मेट्री में चैन मोलिन आराम से कुर्सी पर बैठी फोन चला रही थी। मेरा जवाब देखते ही उसने आंखें घुमा ली। ये बेवकूफ जानबूझकर ऐसा जवाब दे रहा है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम अभी मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें जरूर पीटती। मैंने हंसते हुए लिखा, शांत हो जाओ। सच कहूं तो मैं तुम्हें दोनों हाथ इस्तेमाल करने दूं, तब भी तुम मुझे नहीं पीट पाओगी। ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बाद में पछताना मत। फिर उसने टॉपिक बदल दिया, वैसे आज कैंपस में तुम्हारा पहला दिन था, निंगबे यूनिवर्सिटी कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, काफी अच्छी है, और आज मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है जिस पर तुम यकीन नहीं करोगी। मैं निंगबे यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी से मिला। उसने न सिर्फ मुझे पूरा कैंपस घुमाया,
बल्कि अपना फोन नंबर भी दे दिया। मैसेज पढ़ते ही चैन मोलिन का फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो पूरी तरह जम गई, जैसे समय ही रुक गया हो। कई सेकंड बाद उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। कैंपस ब्यूटी ने उसे कैंपस घुमाया था और अपना नंबर भी दिया था, लेकिन ये तो वही सब था जो उसने आज किया था। धीरे धीरे उसके दिमाग में आज मिले विशालकाय भालू और पिछले 5 सालों से ऑनलाइन मौजूद दोस्त की तस्वीरें एक दूसरे पर चढ़ने लगीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमेशा शालीन रहने वाली चेन मोलिन भी खुद को गाली देने से नहीं रोक पाई। काफी देर तक सोचने के बाद वो एक चौंका देने वाले निष्कर्ष पर पहुंची। सबवे में उसकी मदद करने वाला लू रन बहुत संभव था कि वही मसल मैन हो जिसे वो पिछले 5 सालों से ऑनलाइन जानती थी। जब भी वो अपनी 2 मीटर लंबाई या नंगे हाथों से बैल को डराकर मार देने जैसी बातें करता था, चेन मोलिन हमेशा सोचती थी कि वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक भी झूठ नहीं बोला था। उत्साह से कांपते हुए उसने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाकर तुरंत मैसेज टाइप किया। सच में कैंपस ब्यूटी? हमारी कैंपस ब्यूटी तो बहुत कोल्ड और डिस्टेंट मानी जाती है। वो तुम्हें क्यों नोटिस करेगी? मैंने जवाब दिया, यकीन करना है तो करो, नहीं तो मत करो। वैसे अब तो मैं यूनिवर्सिटी फोरम पर एक्सपोज भी हो चुका हूँ। लगता है जल्द ही फेमस होने वाला हूँ। क्या? फोरम पर? चैन मोलिन ने तुरंत वेबसाइट खोली। वहां सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही एक पोस्ट दिखाई दी। टाइटल था द कैंपस ब्यूटी एंड द बीस्ट। पोस्ट पहले ही ट्रेंडिंग रैंकिंग्स के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसने फोटो देखी तो उसके होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उस तस्वीर में मसल मैन के चेहरे पर जो बेवकूफी भरा मासूम एक्सप्रेशन था, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यारा लग रहा था। और सच कहें तो वो फोटो बिल्कुल भी खराब नहीं थी। सच कहें तो डरावना दिखने के अलावा मैं काफी हैंडसम भी था। तभी मेरी तरफ से एक और मैसेज आया। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था। बोलो, तुम्हारा भाई का फिजिक देखकर शॉक लग गया ना? चैन मोलिन ने तुरंत रिप्लाई किया, प्लीज खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो। मैं क्यों डरूंगी? अगर हम आमने सामने मिले तो मैं गारंटी देती हूँ कि डरने वाली मैं नहीं होंगी। लेकिन मैसेज भेजने के बाद पूरे 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। वो सोच ही रही थी कि आखिर हुआ क्या। तभी मेरा रिप्लाई आया। सच कहूँ तो अच्छा लगता है जब कोई मुझे नापसंद नहीं करता। सिसी प्रिंस, आज से तुम ऑफिशियली मेरे भाई हो। अगर कभी कोई परेशानी आए तो मुझे बताना, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये पढ़ते ही चैन मोलिन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। ऑनलाइन मैं हमेशा एक खुश मिजाज, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला इंसान लगता था, लेकिन अब अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद मेरी जिंदगी में दोस्त बहुत कम थे। हो सकता है मेरा डरावना अपीयरेंस ही लोगों को मुझसे दूर कर देता हो। उसके दिल में हल्की सी कसक उठी। जिज्ञासा में उसने एक और सवाल टाइप किया, वैसे मसल मैन, तुम्हें कैंपस ब्यूटी सुंदर लगती है? क्या वो तुम्हारा टाइप है? मैसेज भेजते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। नोटिफिकेशन आते ही उसने तुरंत चैट खोलने की हिम्मत नहीं की। कई गहरी सांसें लेने और खुद को तैयार करने के बाद उसने आखिर मैसेज पढ़ा और मेरा जवाब पढ़कर उसका खून खौल उठा। कैंपस ब्यूटी बहुत पतली है, उसके हाथ पैर जरूरत से ज्यादा पतले हैं, चेहरा ठीक ठाक है, बस। चैन मोलिन के माथे पर नसें उभर आईं। अंधे विशालकाय भालू, क्या मतलब मेरा चेहरा बस ठीक ठाक है? उसने मन ही मन चीखते हुए सोचा। मैं 178 सेंटीमीटर लंबी हूँ, सिर्फ 96 पाउंड वजन है, परफेक्ट वेस्ट है, लंबी टांगे हैं, मैं लिटरली गॉडेस लेवल हूँ। फिर उसने अनायास नीचे देखा और बुदबुदाई, और छोटा भी नहीं है। आखिरकार काफी देर तक गुस्सा करने के बाद वो सिर्फ एक ही निष्कर्ष पर पहुंची, लूरान अंधा था और कोई वजह हो ही नहीं सकती थी। उधर वो मुंह फुलाकर बैठी थी कि तभी मेरा एक और मैसेज आ गया। लड़कियों की बात करें तो वेपांग असली गोट है। खैर, मुझे जाना होगा, मेरे रूममेट ने मुझे गेम्स खेलने बुलाया है। रात को हम बारबेक्यू खाने भी जा रहे हैं। चैन मोलिन इतनी नाराज थी कि किसी को काट खाए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। तभी उसका रूममेट डोरमेट्री में वापस आया। अरे, हमारी मशहूर कैंपस ब्यूटी को क्या हो गया? इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, चैन मोलिन ने सहजता से जवाब दिया। फिर अचानक टॉपिक बदलते हुए बोली, वैसे याद है वो लड़का जिसकी मैंने आज मदद की थी? बिल्कुल याद है। सच कहूं तो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। अगर मैं होती तो उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करती। ये सुनते ही चैन मोलिन को मेरी कही हुई एक बात याद आ गई और उसकी आंखें चमक उठीं। बेस्टी, आज रात फ्री हो? मेरे साथ खाना खाने चलोगी? उसी शाम मैं और मेरा रूममेट बारबेक्यू खाने निकल पड़े। जैसे ही हम सड़क पर पहुंचे, तुरंत सबका ध्यान हमारी तरफ खिंच गया। दुर्भाग्य से उन नजरों में प्रशंसा नहीं, बल्कि डर भरा हुआ था। काफी देर बाद हम एक मशहूर बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर हम दोनों दंग रह गए। बाहर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरा रूममेट बेबस होकर बोला, गड़बड़ हो गई, ये जगह बहुत पॉपुलर है, हमें पहले आ जाना चाहिए था, शायद कहीं और चलना पड़े। तभी लाइन में खड़ा एक सीनियर स्टूडेंट हमारी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, तुम लोग नए फ्रेशमैन लगते हो, यहाँ का बारबेक्यू सबसे अच्छा है, अगर वेट नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि अब उसने मेरा चेहरा साफ साफ देख लिया था। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो ऐसे भागा जैसे जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। उसके आगे खड़े लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, फिर मेरी तरफ नजर पड़ी और वे भी भाग खड़े हुए।
कुछ ही सेकंड में पूरी लाइन गायब हो गई। वहां सिर्फ मैं और मेरा हक्का बक्का रूममेट खड़े रह गए। टेबल मिलते ही हम बैठ गए, तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हेलो, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं और मेरी रूममेट आपकी टेबल शेयर कर सकते हैं? बाकी कहीं सीट नहीं बची। मेरा रूममेट तुरंत आंखें फाड़कर खड़ा हो गया। सामने चेन मोलिन थी और सिर्फ आई ही नहीं थी बल्कि हमारे साथ बैठने की भी बात कर रही थी। क्या उसने सच में इस टेबल पर बैठे जायंट मॉन्स्टर को नोटिस नहीं किया था? जब हमने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा कहा, हेलो जूनियर लू, लगता है हम फिर मिल गए। इतना कहकर वो बिना झिझक सीधे बैठ गई और अपनी रूममेट को भी साथ खींचकर बिठा लिया। हालांकि उसकी रूममेट के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस अरेंजमेंट से उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। जब चैन मोलिन ने देखा कि मैं और मेरा रूममेट दोनों हैरानी से उसे देख रहे हैं तो वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, क्या हम वेलकम नहीं है? मेरा रूममेट तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल वेलकम है। दो खूबसूरत सीनियर सिस्टर्स के साथ डिनर करना तो हमारा सौभाग्य है। और इस तरह मेरी यूनिवर्सिटी की पहली ग्रुप डिनर ऑफिशियली शुरू हो गई। शुरुआत में माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था, सिर्फ चेन मोलिन ही बीच बीच में मुझसे बातें शुरू करती थी। लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि मैं जितना डरावना दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। माहौल भी हल्का और मजेदार होने लगा। तभी चेन मोलिन ने अचानक पूछा, तुम लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं? मेरा रूममेट सबसे पहले उत्साह से बोला, आप दोनों जैसी लड़कियां तो हर लड़के का सपना होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी में ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो शायद मेरे पूर्वज खुशी में सिगरेट पीना शुरू कर दें। ये सुनकर चैन मोलिन ने मेरी तरफ देखा, और तुम जूनियर लू? उस समय मैं पूरी तरह स्केवर्स खाने में व्यस्त था। एक स्केवर बाएं हाथ में, दूसरा दाएं हाथ में। 2 सेकंड सोचने के बाद मैंने कहा, मुझे लगता है मैं भी इसी की बात से सहमत हूँ। और इतना कहकर तुरंत वापस खाने में लग गया। बाकी किसी ने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन चेन मोलिन ने चुपके से मुझे घूरा। दुर्भाग्य से उस समय मेरा पूरा ध्यान मीट पर था, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तभी अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, मिशन डिटेक्टेड, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन। मार्केट में उपद्रव मचाने वाले युवा ट्रबल मेकर्स को रिक्रूट करो, उन्हें अपने अधीन लाओ और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करो। मिशन रिवॉर्ड 3 लाख कमर्शियल स्टार्टअप फंड्स। ये सुनते ही मैंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई ट्रबल मेकर दिखाई नहीं दिया। हर कोई आराम से बारबेक्यू का आनंद ले रहा था। तभी पास बैठे एक कस्टमर ने रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए कहा, लगता है बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने ओनर को भागते हुए बाहर जाते देखा। ये सुनते ही मैंने बाकी लोगों से आराम से खाना जारी रखने को कहा और अकेला बाहर निकल गया। और सचमुच बाहर 3 संदिग्ध दिखने वाले युवा गुंडे हंगामा कर रहे थे। उनका नेता ब्रदर यू नाम का लड़का था। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वो दावा कर रहा था कि पिछली बार उसके बारबेक्यू में 2 कॉकरोच निकले थे और अब उसे मुआवजा चाहिए। रेस्टोरेंट ओनर का चेहरा पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि ये लोग सीधी सीधी उगाही कर रहे हैं। सामान्य हालात में वो तुरंत पुलिस को बुला लेता, लेकिन समस्या ये थी कि ब्रदर यू के पीछे कुछ कनेक्शंस थे। पिछली बार भी पुलिस आई थी, लेकिन अंत में उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। अब बेचारा ओनर मजबूरी में उनके सामने खड़ा था, जबकि ब्रदर यू और उसके साथी उसे दबाव में लेकर पैसे ऐंठने की तैयारी कर रहे थे। और ठीक उसी समय मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। पुलिस को दोबारा बुलाने का शायद कोई फायदा नहीं होने वाला था, उल्टा मामला और बिगड़ सकता था। उधर ब्रदर यू पूरे घमंड से छाती फुलाकर बोला, चिंता मत करो, इस इलाके में मेरा नाम चलता है जब तक मैं यहाँ हूँ। कोई भी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो गया। मैं उसके सामने जाकर रुका और ठंडी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम कह रहे थे कि इस रेस्टोरेंट में तुम्हें 2 कॉकरोच मिले थे, पक्का? ब्रदर यू की आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जवाब नहीं निकल रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सच बोलो, बस इतना सुनना था। कि उसकी सारी मानसिक रक्षा टूट गई। धप! वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी गलती थी बिग ब्रदर, मैं मानता हूँ, कॉकरोच हमने खुद डाले थे, कृपया मुझे मत मारिए। उसके पीछे खड़े दोनों साथी भी तुरंत घबरा गए। वो सच कह रहा है, हम बस बेवकूफी कर रहे थे, हम पैसे लौटा देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं शांत स्वर में बोला, दफा हो जाओ। नहीं रुको, पैसे तो तुम लोग पहले ही उड़ा चुके हो। अब ये कर्ज इसी रेस्टोरेंट में काम करके चुकाओगे। आज से तुम लोग मेरे सबोर्डिनेट हो। तीनों की आंखें चमक उठी। हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, दुनिया में सचमुच अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। उनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नौकरी नहीं बल्कि जिंदगी का दूसरा मौका मिल गया हो। उसी समय सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस। अगले ही पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक नोटिफिकेशन था। पूरे 3 लाख सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। मेरे होंठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। भले ही ये पैसा सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड शानदार था। इसके बाद मैंने अपने रूममेट को मैसेज भेजा, आराम से खाना खाते रहना, बिल मैं दे चुका हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए पहले निकल रहा हूँ। सच तो ये था कि जब मैं पहले पेमेंट कर रहा था तब मैंने देखा था कि मेरा रूममेट और
दोनों सीनियर गर्ल्स काफी खुशी-खुशी बातें कर रहे थे। अगर मैं वापस जाता तो शायद माहौल फिर ऑकवर्ड हो जाता। वैसे भी अकेले रहना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं इसकी आदत डाल चुका था। इसलिए मैंने अकेले यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में घूमने का फैसला किया। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि अचानक मेरे बगल में एक खूबसूरत आकृति आकर चलने लगी। जूनियर लू, तुम बारबेक्यू खत्म करने वापस क्यों नहीं आए? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चैन मोलिन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। स्केवर्स अभी आए नहीं थे तो मैं थोड़ा टहलने बाहर निकल आई। मैंने सिर हिलाया और कहा, मेरा अचानक नूडल्स खाने का मन हो गया था। तुम वापस चली जाओ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, लेकिन उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। बहुत बढ़िया, मुझे भी नूडल्स खाने हैं। ये खूबसूरत सीनियर सच में अजीब थी। किसी वजह से वो मुझे बेहद फेमिलियर महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे सालों से जानता हूँ। मेरा इंस्टिंक्ट बार बार कह रहा था कि मना कर दो, लेकिन पता नहीं कैसे मैं आखिर मान ही गया। 10 मिनट बाद हम एक छोटे से नूडल शॉप में बैठे थे। डिनर टाइम निकल चुका था, इसलिए दुकान लगभग खाली थी। चेन मोलिन ने एक टेबल चुनी और मेरे सामने बैठ गई। जितना ज्यादा मैं उसे देखता उतना ही अजीब महसूस होता। हम सिर्फ एक दिन पहले मिले थे, लेकिन वो मुझे किसी पुराने दोस्त जैसी लग रही थी। नूडल्स खत्म करने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और सिसी प्रिंस के साथ चैट खोल ली। सिसी प्रिंस, बिजी हो क्या? ठीक उसी समय चैन मोलिन को अपनी पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ। जब उसने देखा कि मैं खाना खत्म करके फोन पर ध्यान दे रहा हूँ, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने चुपके से फोन निकाला और मेरी चैट खुलते ही मैसेज देख लिया। फिर मेरा दूसरा मैसेज आया, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें लड़कियों की साइकोलॉजी समझ आती है, तो एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई लड़की किसी लड़के को सिर्फ एक दिन से जानती हो, लेकिन फिर भी उसे डिनर पर बुलाए और पूरे समय चोरी छिपे उसे देखती रहे, तो इसका क्या मतलब है? मैसेज पढ़ते ही चेन मोलिन का हाथ कांप गया। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। इसकी आंखें इतनी तेज कैसे हैं? उसने मन ही मन सोचा। मैंने बस कुछ बार ही उसकी तरफ देखा था और इसने नोटिस भी कर लिया, लेकिन असली समस्या तो अब जवाब देने की थी। लगभग 10 सेकंड तक सोचने के बाद उसने आखिर टाइप किया, अगर ऐसा है तो लड़की निश्चित रूप से उस लड़के को पसंद करती है या फिर उसे परस्यू करना चाहती है। मैसेज भेजते समय उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से मेरी तरफ देखने लगी, ये जानने के लिए कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जो मिला उसने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मैंने बस नाक सिकोड़ते हुए हल्की हंसी उड़ाई और फिर से टाइपिंग शुरू कर दी। ये क्या है? कोई रोमांस नॉवेल चल रहा है क्या? लव एट फर्स्ट साइट? तुम्हारी सोच सच में बहुत फेमिनिन है। ये जवाब बिल्कुल गलत है। तुम्हें नहीं लगता कि लड़की को उस लड़के से कुछ चाहिए होगा? चैन मोलिन के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। इस विशालकाय भालू का लॉजिक पूरी तरह खराब है। आखिर मुझे तुमसे क्या चाहिए हो सकता है? तुम्हारा डरावना चेहरा या तुम्हारा भालू जैसा शरीर? सच में तुम कमाल हो। अगर वो अभी अपनी असली पहचान बता सकती तो शायद मुझे कई मुक्के जड़ चुकी होती। दांत पीसते हुए उसने गुस्से में तेजी से टाइप किया, ध्यान से सुनो, मैं एक प्रोफेशनल इमोशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। खैर, मैंने तुम्हें सही जवाब दे दिया है। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। यही आखिरी मैसेज था जो सिसी प्रिंस ने मुझे भेजा। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, इस लॉजिक के साथ तुम खुद को रिलेशनशिप एक्सपर्ट कह रहे हो, इस हिसाब से तो मैं रिलेशनशिप प्रोफेसर बन सकता हूँ। उधर स्क्रीन के दूसरी तरफ चैन मोलिन गुस्से से दांत पीसने लगी। अगर गुस्से से दांत पाउडर बन सकते तो शायद अब तक बन चुके होते। लगभग 20 मिनट बाद हम आखिर नूडल शॉप से बाहर निकले। चैन मोलिन सिर झुकाए तेज कदमों से यूनिवर्सिटी की तरफ चल रही थी, जबकि मैं आराम से उसके आधा मीटर पीछे चल रहा था। पूरे रास्ते सिर्फ हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस समय वो अंदर ही अंदर आग बबूला थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो इस विशालकाय भालू से 1 महीने तक बात नहीं करेगी। नहीं, आधा महीना, रुको, 1 हफ्ता, हाँ, पूरे 1 हफ्ते तक, चाहे ऑनलाइन हो या रियल लाइफ, बिल्कुल बात नहीं करेगी। दूसरी तरफ मैं उस पूरी बातचीत को कब का भूल चुका था। मेरा ध्यान पूरी तरह भविष्य पर था। सिस्टम और अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं यूनिवर्सिटी के इन 4 सालों को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता था और एक शानदार जिंदगी जीना चाहता था, मानो सिस्टम ने मेरे विचार सुन लिए हों। अचानक एक नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठा, मिशन रिफ्रेश, लैंड अ हेल्पिंग हैंड। 300 मीटर आगे एक बच्चा रेजिडेंशियल बिल्डिंग की छठी मंजिल से गिरने वाला है। होस्ट, पूरी कोशिश करके बच्चे को बचाइए। मिशन रिवॉर्ड 10 बिटकॉइन। मैं अनायास भौहें सिकोड़ बैठा। बिटकॉइन? ये आखिर किस तरह की चीज है? लेकिन मैं ज्यादा सोच भी नहीं पाया था कि दूर से घबराई हुई चीखें सुनाई देने लगी। हे भगवान, कोई उस बच्चे को बचाओ! मैंने सिर उठाकर देखा। एक छोटा लड़का छठी मंजिल के अपार्टमेंट के बाहर लगे एयर कंडीशनिंग यूनिट पर खड़ा था। एक नजर में ही मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। शायद खेलते खेलते वो खिड़की के बाहर निकल गया था। मेरे बगल में खड़ी चेन मोलिन का चेहरा तुरंत चिंता से भर गया। वो मुझसे पूछने ही वाली थी कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि मैं पहले ही बिल्डिंग की तरफ दौड़ चुका था। अपार्टमेंट ब्लॉक के नीचे खड़ी भीड़ मेरे दौड़ने का दृश्य देखकर घबरा गई। मेरा विशाल शरीर जब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन तक कांप रही हो। बिल्डिंग तक पहुंचते ही मैंने जमीन पर जोरदार पैर मारा और पूरा शरीर हवा में उछाल दिया। अगले ही सेकंड
मेरे दोनों हाथ तीसरी मंजिल की बालकनी के किनारे तक पहुंच गए। नीचे खड़े लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सबके दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, ये असंभव है। इतनी ताकत किसी इंसान में कैसे हो सकती है? कोई सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता। पूरी भीड़ हैरानी में जमी रह गई, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड चेन मोलिन थी। क्या ये वही मसलमैन था जिससे वो हर दिन चैट करती थी? पहले भी वो अक्सर अचानक ऑफलाइन हो जाता था और कहता था कि किसी की मदद करने जा रहा है। क्या उसकी वो सारी बातें सच थीं? अचानक चेन मोलिन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, सावधान रहना, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। भले ही उसे अच्छी तरह पता था कि मैं इतनी ऊंचाई पर उसकी आवाज नहीं सुन सकता। उसी समय मैंने अपनी बाहों में ताकत भरी और खुद को दोबारा ऊपर उछाल दिया। इस बार मैं छठी मंजिल के एयर कंडीशनिंग यूनिट के पास मौजूद सपोर्ट पॉइंट तक पहुंच गया। खुद को स्थिर करने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया और छोटे लड़के को अपनी बाहों में खींच लिया। नीचे तुरंत जोरदार तालियां गूंज उठीं, लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं चला। अगले ही पल कई लोगों की चीखें एक साथ निकल गईं। चेन मोलिन ने तो डर के मारे अपनी आंखें तक बंद कर लीं। जिस दीवार को पकड़कर मैं लटका हुआ था, वही टूट गई थी। शायद सालों पुरानी होने की वजह से सपोर्ट पॉइंट मेरे हाथों में बिखर गया। अगले ही सेकंड मैं और बच्चा दोनों नीचे गिरने लगे। कई महिलाएं और बच्चे ये दृश्य देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। कुछ सेकंड बाद एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, धड़ाम! मैं सीधे एक खड़ी मर्सिडीज बेंज के ऊपर पीठ के बल आ गिरा। ये दृश्य देखकर चैन मोलिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने वहां मौजूद ही था सुनीस मौजूद हर इंसान को निजिमा शब्द कर दिया। धूल बैठने के बाद 1-2 मीटर लंबी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। मेरी बाहों में वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। मैंने शांत स्वर में कहा, बच्चा ठीक होना चाहिए, मैं चलता हूँ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैंने अभी भी स्तब्ध खड़ी चेन मोलिन का हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। जब तक भीड़ को होश आया, हम काफी दूर जा चुके थे। मैं उसका हाथ पकड़कर कई सौ मीटर तक दौड़ता रहा। आखिरकार चेन मोलिन हांफते हुए रुक गई। उसने उलझन भरी नजरों से मुझे देखा। हम भाग क्यों रहे हैं? हमने अच्छा काम किया है। हम अपराधियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन नुकसान का पैसा कौन देगा? इतना कहने के बाद भी मैं निश्चिंत नहीं हुआ और उसे खींचते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ता रहा। चेन मोलिन मेरी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी नजर धीरे धीरे उस विशाल हाथ पर चली गई जो उसका हाथ पकड़े हुए था। अजीब बात यह थी कि वो हाथ बहुत गर्म महसूस हो रहा था। उसे तो ये तक लगने लगा कि सर्दियों में शायद ये किसी हैंड वार्मर से भी ज्यादा गर्म होगा। काफी दूर आने के बाद मैंने आखिर समझाया। ऊपर चढ़ते समय मैंने कम से कम 3 एयर कंडीशनिंग यूनिट्स तोड़ दिए और जिस मर्सिडीज पर गिरा था उसकी कीमत 10 लाख युआन से भी ज्यादा होगी। अगर उन्होंने रिपेयर का पैसा मुझसे मांग लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए हम भागे। चेन मोलिन ने तुरंत विरोध किया। लेकिन तुमने एक जान बचाई है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। तुम अभी बहुत छोटी हो। एक दिन जब समाज का अंधेरा पक्ष देखोगी तब समझोगी। ये सुनते ही उसने आंखें घुमा ली। ये बात वो इंसान कह रहा है जो उम्र में मुझसे छोटा है? फिर उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? तुम छठी मंजिल से गिरे हो सिर्फ इसलिए कि बाहर से ठीक दिख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कोई चोट नहीं लगी। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना कर चुका हूँ। चैन मोलिन ने मुझे देखा और बुदबुदाई, बड़े आए शो ऑफ। उसके हिसाब से छठी मंजिल से गिरने से ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं बस मुस्कुराया और समझाने की कोशिश भी नहीं की। लगभग 15 मिनट बाद हम यूनिवर्सिटी वापस पहुंच गए। विदा लेते समय चेन मोलिन ने अनमने मन से कहा, जाकर आराम करना। अगर तबीयत खराब लगे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया और बिना एक पल रुके मुड़कर चल दिया। मुझे इतनी आसानी से जाते देखकर चेन मोलिन का आत्मसम्मान फिर से घायल हो गया। बेवकूफ विशालकाय भालू, क्या लड़कों को लड़कियों को डॉम तक छोड़कर नहीं आना चाहिए? क्या मैं सच में इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ? मैं लिटरली कैंपस ब्यूटी हूँ। गर्ल्स डॉर्मेटरी की तरफ जाते हुए उसने फोन निकाला और मुझे मैसेज भेजा, मेंगनान, आज डिनर के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, असल में हाँ, आज मैंने एक छोटे बच्चे की जान बचाई। मामला इतना पागलपन भरा था कि शायद तुम यकीन भी नहीं करोगे। बताओ, मैं यकीन करूंगी? ये जवाब पढ़कर मैं भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। सिस्सी प्रिंस, आज कहीं सिर तो नहीं टकरा लिया? उधर डॉर्मेटरी में मेरा रूममेट के हाउ अभी भी गेम्स खेल रहा था। मुझे देखते ही उसने पूछा, बारबेक्यू आते ही तुम निकल गए? फिर कैंपस ब्यूटी भी तुम्हारे पीछे निकल गई? उधर डॉर्मेटरी में मेरा रूममेट के हाउ अभी भी गेम्स खेल रहा था। मुझे देखते ही उसने पूछा, बारबेक्यू आते ही तुम निकल गए? फिर कैंपस ब्यूटी भी तुम्हारे पीछे निकल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों साथ घूमने गए थे? मैंने बिना ज्यादा सोचे सहजता से जवाब दिया, गए थे। पूरे रास्ते मैंने कैंपस ब्यूटी का हाथ भी पकड़ा हुआ था। कि हाउ तुरंत हंस पड़ा, हाँ हाँ, ये बात तो मान सकता हूँ कि तुम दोनों साथ निकले थे, लेकिन हाथ पकड़ना बिल्कुल नहीं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, ब्रदर लू, तुम्हें यहाँ आए सिर्फ एक दिन हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, चेन मोलिन निंगबे यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और सबसे कोल्ड कैंपस ब्यूटी है। पिछले 1 साल में उसने न जाने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया है। ये सुनकर मैं थोड़ा उलझ गया। कोल्ड और डिस्टेंट, ये दोनों शब्द चेन मोलिन पर बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे, लेकिन मैंने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी और बात को वहीं छोड़ दिया। आखिर मेरे लिए
अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, सिस्टम का अगला मिशन क्या होने वाला है। सिस्टम अपग्रेड के बाद से मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना था। गर्लफ्रेंड जैसी चीजें तो बस मेरी प्रोग्रेस को धीमा ही करती। वैसे भी मेरी शक्ल और बॉडी देखकर आखिर कौन मुझे पसंद करेगा। डॉम में पहुंचकर मैंने कंप्यूटर चालू किया और एक वेबसाइट खोली, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए जम गया। बिटकॉइन होल्डिंग्स 10। कल रात के मिशन का रिवॉर्ड पहले ही पहुंच चुका था, पूरे 10 बिटकॉइन। लेकिन फिलहाल मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अगले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। बिटकॉइन आखिर क्या चीज है, ये बाद में भी पता लगाया जा सकता था। अगली सुबह सभी फ्रेशमैन यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स फील्ड में इकट्ठा हुए। स्कूल लीडर्स ने पूरे 20 मिनट तक भाषण दिए और फिर आखिरकार पहला ट्रेनिंग मिशन घोषित किया। 15 किलोमीटर की मार्च ट्रेनिंग कैंपस में नहीं होने वाली थी, बल्कि निंगबे यूनिवर्सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद एक मिलिट्री कैंप में आयोजित की जानी थी। अगले 14 दिनों तक सभी फ्रेशमैन वहीं रहने वाले थे और पहला टेस्ट था पूरे 15 किलोमीटर पैदल चलकर कैंप तक पहुंचना। अनाउंसमेंट सुनते ही भीड़ में शिकायतों का तूफान आ गया। मेरा रूममेट के हाव कराते हुए बोला, क्या यूनिवर्सिटी पागल हो गई है? ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही हमें मारना चाहती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम मुझे अक्सर 20 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने वाले मिशन देता था। 15 किलोमीटर तो मेरे लिए वार्म अप जैसा था। 3 मिनट बाद सभी फ्रेशमैन को क्लास के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया गया और पूरी भीड़ कैंप की तरफ बढ़ने लगी। लंबी प्रोसेशन सड़क पर दूर तक फैली हुई थी। रास्ते में सप्लाई टीम्स और टेम्परेरी मेडिकल स्टेशंस लगाए गए थे, जबकि मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स हर क्लास की निगरानी कर रहे थे। पहले आधे घंटे तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1 घंटे बाद ही कई स्टूडेंट्स की हालत खराब होने लगी। आजकल ज्यादातर युवा अपना समय घर के अंदर बिताते थे। उनके लिए इतनी उनके लिए इतनी फिजिकल एक्टिविटी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। तभी सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी, मिशन रिफ्रेश, थक कर गिरने वाले व्यक्तियों की सहायता करें और उन्हें टेम्परेरी मेडिकल स्टेशनों तक पहुंचाएं। रिवॉर्ड प्रति व्यक्ति 10,000 युआन, नो अपर लिमिट। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। हर इंसान के 10,000? अगर मैं 100 लोगों की मदद कर दूं तो सीधा 10 लाख युआन। उसी समय आगे से किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई बेहोश हो गया, जल्दी। मैंने देखा कि एक फीमेल स्टूडेंट जमीन पर पड़ी थी और उसके क्लासमेट्स घबराकर उसके आसपास खड़े थे, लेकिन किसी के कुछ करने से पहले ही एक विशाल आकृति उसके पास पहुंच चुकी थी। स्टूडेंट्स ने मुझे देखते ही पहचान लिया और कई लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने बिना कुछ कहे बेहोश लड़की को उठाया और सीधा नजदीकी मेडिकल स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। उसे बेड पर लिटाने के बाद एक मेडिकल स्टाफ ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, हीट स्ट्रोक मेडिसिन ले लो। मैंने हाथ हिलाया, जरूरत नहीं, और तुरंत वापस दौड़ पड़ा। जब तक हम मिलिट्री कैंप पहुंचे, मैं 20 से ज्यादा एक्सहास्टेड स्टूडेंट्स को मेडिकल स्टेशनों तक पहुंचा चुका था। इसी तरह मेरे अकाउंट में 2 लाख युआन से भी ज्यादा पहुंच गए। मैं मन ही मन प्रॉफिट का हिसाब लगा ही रहा था कि अचानक दूर एक परिचित आकृति दिखाई दी। चेन मोलिन। उसके हाथ में आइस मिल्क टी का बड़ा कप था। वो सीधे मेरी तरफ चली आ रही थी। मैं उलझन में पड़ गया। अब ये कैंपस ब्यूटी क्या करने वाली थी? चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ वो बोली, जूनियर लू, मैंने सुना कि पूरी मार्च के दौरान तुम लगातार एग्जॉस्टेड फीमेल स्टूडेंट्स की मदद करते रहे। तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट स्वीकार कर लो। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने फीमेल स्टूडेंट्स शब्दों पर खास जोर दिया। मैं मना करना चाहता था, लेकिन आसपास अनगिनत लोग चोरी छिपे हमें देख रहे थे। आखिर मुझे ड्रिंक लेना ही पड़ा। तभी चेन मोलिन मासूमियत से आंखें झपकाते हुए बोली, क्या तुम इससे अभी पूरा पी सकते हो? मैं तुम्हें खत्म करते हुए देखना चाहती हूँ। आखिर ये मेरा सिंसियर गिफ्ट है। वैसे भी मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैंने बिना सोचे बड़ा सा घूंट भर लिया और अगले ही पल मेरी आंखें फट गईं। पूरा शरीर कांप उठा। खट्टा, इतना खट्टा कि मेरी आत्मा तक हिल गई। ये मिल्क टी नहीं था, ये शुगर के बिना बनाया गया अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड लेमन जूस था, जिसे मिल्क टी का रूप दे दिया गया था। चेन मोलिन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। क्या हुआ जूनियर लू, तुम्हें लेमन मिल्क टी पसंद नहीं आई? मैंने अविश्वास से कप की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये थोड़ा ज्यादा खट्टा नहीं है? वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, शायद मैं शुगर डालना भूल गई। इतना कहकर वो आराम से मुड़ी और वहां से चली गई, जबकि मैं अभी शौक में कप को घूर रहा था। उसी शाम टेंट में आराम करते हुए मैंने फोन खोला और उम्मीद के मुताबिक मेरी रेस्क्यू ऑपरेशन और मिल्क टी इंसिडेंट दोनों इंटरनेट पर वायरल हो चुके थे। कुछ देर बाद सिसी प्रिंस का मैसेज आया, मसल मैन तुम कमाल हो, मैंने होम पेज पर तुम्हारे हीरोइक डीड्स देखे। मैंने गर्व से जवाब दिया, तो क्या तुम मेरे हैंडसम अपीयरेंस और हीरोइक एक्शन से प्रभावित हुई? बहुत प्रभावित हुई, उसने रिप्लाई किया। वैसे आज इतनी सारी लड़कियों को उठाकर ले जाने का अनुभव कैसा रहा? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। उस समय मेरा ध्यान सिर्फ लोगों की मदद करने पर था। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितने लड़के और कितनी लड़कियां उठाई थी। ये पढ़ते ही चेन मोलिन कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने मुझे गलत समझ लिया था। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, सुना है कैंपस ब्यूटी ने आज तुम्हें मिल्क टी दी थी, वो ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगी। मैंने तुरंत शिकायत शुरू कर दी, वाह तुम्हारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क तो बहुत तेज है। उसका जिक्र भी मत करो। उस लड़की ने अपनी खटास से मुझे लगभग मार ही दिया था। वो मिल्क टी नहीं थी, वो कॉन्सेंट्रेटेड लेमन जूस था। अभी भी याद करता हूँ तो जीभ कांप जाती है। सिसी प्रिंस,
मुझे लगता है कैंपस ब्यूटी मुझे टारगेट कर रही है। ये पढ़कर चैन मोलिन जोर से हंस पड़ी और सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, तुम डिजर्व करते थे। नेचुरली मैं और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स फ्रेशमैन वेलकम इवेंट के लिए ओपेरा हॉल में जमा हुए। कई फ्रेशमैन स्टेज पर जाकर अपने टैलेंट्स दिखा रहे थे। कैंपस ब्यूटी होने के नाते चैन मोलिन सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले परफॉर्मर्स में से एक थी। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, अनगिनत मेल स्टूडेंट्स की चीरिंग पूरे हॉल में गूंज उठी। हर कोई उसके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी मैंने उसके होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान देखी। कुछ पल रुकने के बाद उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, अपने अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं ऑडियंस में से एक स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। मैं म्यूजिक बजाऊंगी और वो गाएगा। क्या कोई इंटरेस्टेड है? अगले ही पल असंख्य लड़कों के हाथ हवा में उठ गए। हर कोई कैंपस ब्यूटी के साथ स्टेज शेयर करना चाहता था, लेकिन चेन मोलिन की नजर भीड़ में घूमते घूमते आखिर एक खास इंसान पर जाकर रुक गई। फिर उसके चेहरे पर छिपे इरादों वाली मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, ऑडियंस में मौजूद सबसे लंबे और सबसे ताकतवर जूनियर, क्या आप मेरे साथ स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देना चाहेंगे? अचानक पूरे हॉल की नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं और मैं वहीं बैठा सोच रहा था, क्या ये कैंपस ब्यूटी सच में मुझे ही बुला रही है?